तो पहली बात जो कहा कि साइन इज स्ट्रॉन्गर देन साइन इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू स्टार। तो कभी भी नक्षत्र को ज्यादा बल मिला है ना ज्यादा बल दिया गया है, और साइन को कम दिया गया है, तो मतलब हमारे लिए नक्षत्र हो जाएंगे प्रमुख और राशि हो जाएगी गौण। गौण कहने का मतलब है कि उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, उसका भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो कमजोर हो जाता है, वो भी बनता है। दूसरी बात की प्लेसमेंट, यानी कि जो ग्रह जहां स्थित होता है उसका फल वो ज्यादा कर पाता है, बजाय इसके कि वो कहीं का स्वामी होगा। और इसको बड़ी आसानी से ये समझ सकते हैं कि आपके पास में दो घर होंगे, किसी शहर में, बॉम्बे में होगा और अहमदाबाद में होगा, लेकिन रहते आप कहां पर है? तो रहते आप चेन्नई में। वही ग्रहों की स्थिति है कि जो जहां बैठा होता है, जो जहां प्लेस्ड होता है, पहला फल उसको वहां का करना होता है। पहला फल कहने का मतलब है कि प्रमुखता से वो वहीं का रिजल्ट देता है, उसी भाव का देता है जहां पर बैठा हुआ है। दूसरी बात कि वो राशि का देगा, लेकिन बाद में देगा। उसमें राशि में भी दो प्रकार की राशियां हो जाती है उसकी, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ते बाकी सबको दो दो मिले हुए हैं। जब केपी सिस्टम में प्लासिडस सिस्टम से और उसको बनाया जाता है तो कोई कोई साइन गायब हो जाती है। गायब होने का मतलब है कि वो मर्ज हो जाती है किसी भाव में, क्योंकि हम इक्वल सिस्टम, इक्वल हाउस डिवीजन सिस्टम लेके नहीं चल रहे हैं कि 30-30 डिग्री का हमारा हर भाव होगा। इसमें किसी भाव की वैल्यू 25 डिग्री भी हो सकती है, किसी भाव की वैल्यू आपकी 36 डिग्री भी हो सकती है। मतलब तो अगर ये 36 डिग्री आ गया तो ये पूरा का पूरा साइन वो उसी में चला गया। तो ऐसा हो सकता है कि मेष राशि तो आए, लेकिन मेष के बाद में ये यहाँ पर 6 डिग्री से स्टार्ट होता हो जिमनाई, तो उसमें क्या होगा कि टॉरस की वैल्यू गायब हो गई। तो टॉरस है, मर्ज हो गया है। कहां मर्ज हो गया है? फर्स्ट हाउस के अंदर, फर्स्ट हाउस कह रहे हैं, सॉरी, ये फिफ्थ हाउस है, उसके अंदर है। तो हम यहाँ पर 3 नंबर लिखेंगे। जैसे ही यहाँ 3 नंबर लिखे तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर स्कॉर्पियो हो नहीं सकता, तो सेजिटेरियस करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं किसी का रिपीटेशन हो जाता है और किसी किसी का कहीं पे बॉल हो जाता है। अब जैसे ये यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 ही आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगले जो भाव है उसकी वैल्यू 20 डिग्री या 21 डिग्री रह जाए। तब अगर आप 36 में 20 भी जोड़ दीजिएगा तो 56 जाता है। कहने का मतलब कि ये 60 नहीं हुआ, 60 नहीं हुआ तो अगले साइन में नहीं गया, वो उसी में रह गया, मतलब वो 26 डिग्री का बन करके रह जाएगा। तो जेमिनी में 26 डिग्री रह गया, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है। और पहली और दूसरी जो रूल है उसी से दूसरी तीसरी रूल हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि ग्रह जहां बैठे होते हैं वहां का फल करते हैं, तो सबसे पहले अपने नक्षत्र का फल करते हैं, जिसके नक्षत्र में बैठे उसका फल करेंगे, बाद में वो अपना जहां बैठे हैं उसका फल करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात है, साधारण सी बात है, इसको समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, मुझे लग रहा है सब कोई जानते ही है। आज प्रेडिक्शन के लिए थोड़ा सा हम लोग करके देखते हैं। बहुत से भाव है, कितने भाव? 12 भाव है, लेकिन जितनी भी दुनिया की चीजें हैं उन सबको इसी 12 खाने में डाला गया है, चाहे कुछ भी हो। तो बड़ी प्रमुखता से जो विषय वस्तु हमारे सामने आते हैं वो क्या आता है? सबसे पहला जो पूछा जाता है वो आपको बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, चाइल्ड बर्थ के बारे में, मैरिज के बारे में और प्रोफेशन के बारे में। ठीक है। और एक जो चीज है जिसके बारे में कहने ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस। ये तो हर कोई चर्चा करता है। आज के समय में घर भी एक समस्या हो गई है, तो रेजिडेंस के लिए भी बातें होती है, पूछे जाते हैं। ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, डिजीज, ये सब भी बातें आती रहती है। एजुकेशन, ऐसा कोई भाव नहीं है जिसकी जरूरत नहीं है और जिसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन प्रमुखता से जो आजकल पूछे जाते हैं, पूछना चाहिए लोगों को, वो ये है। इसमें से कोई एक हम लोग लेकर के चल सकते हैं और उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों की राय हो उसी को लेके चले। कुछ
आप लोग अगर कहते हैं तो उसको करेंगे, नहीं तो मैं अपनी तरफ से करता हूँ। नहीं, कोई नहीं आप लोगों के सजेशन, तो मेरी ही सजेशन लेकर के चलिए। हम मैरिज को लेकर के चलते हैं, ठीक है। मैरिज एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैरिज किसको कहते हैं, यह डेफिनेशन कभी कभी मांगा जाता है। तो जो भी डेफिनेशन हमारे इंडिया में, हमारे देश में प्रचलित है, देश काल और पात्र, ज्योतिष भी कहता है कि देश काल पात्र का विचार करके फलकथन करना चाहिए। तो मैरिज हम लोग जिसको जानते हैं वैधानिक रूप से, उसी को मानेंगे, मैरिज ही लेकर के चलते हैं। जब कोई भी विषय वस्तु आपके विचारार्थ आए तो सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि यह विषय वस्तु किस किस भाव से संबंध रखती होगी। किस किस भाव कहने का मतलब है कि वो भाव तो एक ही होगा, मुख्य जो होगा, परंतु उसके साथ कुछ सहायक भी होते हैं। अगर हम विवाह की बात करते हैं तो सबने हमें पढ़ा है 7th हाउस इज द हाउस ऑफ स्पाउस, कलत्र सुख। कलत्र सुख देखने के लिए हम लोग 7th हाउस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब विवाह जैसी घटना की बात करते हैं, वह एक इवेंट है, मैरिज इवेंट, तो वो इवेंट रिलेटेड होती है कुछ और भी भावों से। क्या भाव हो जाते हैं उसमें, तो वो कहा जाता है कि ये भाई 2nd हाउस भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि ये फैमिली का हाउस है, परिवार, एक सदस्य आपके घर में बढ़ता है। 5th भी आप इसको लेकर के चलते हैं। 5th इसलिए लेकर के चलते हैं कि मैरिज क्या है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक है, मैरिज के बाद में जो होता है या मैरिज से पहले जो आप सोचते हैं, जिसकी कल्पना करते हैं या जिस कलत्र सुख की बात करते हैं, तो उसमें 5th आता है। 5th संतान सुख भी है। तो विवाह का जो सूत्र ऋषियों ने दिया था हमारे देश में, वो विवाह किस पर्पस के लिए था, संतान उत्पन्न करने के लिए। इसलिए 5th हाउस भी सहायक हाउस बन करके इसमें आ जाता है। और एक भाव है 11वां भाव। 11वें भाव को, 11th हाउस को फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इच्छा पूर्ति का भाव है। तो मैरिज हो या कुछ भी हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं चाहते अपनी जिंदगी में, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम चाहते हैं कि रिपीट हो। जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास में घर हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा आ जाए, आपके पास कोई प्रोफेशनल स्टेटस आ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें हम चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हम विवाह भी चाहते हैं, विवाह का सुख भी चाहते हैं, संतान भी चाहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इच्छा में होती है। तो जब जिसमें भी इच्छा रहती है, वो 11th हाउस सपोर्टिंग हाउस के रूप में इस्तेमाल होता है, इच्छा पूर्ति के लिए आता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो अप्रिय होती है, और उसका कभी भी हम नहीं चाहते कि वो हमारी जिंदगी में रिपीट हो या वापस आ मिले कभी भी। जैसे आप दुख साधारण रूप से ले लीजिए, तो दुख चाहता ही नहीं कि कोई हो, लेकिन होता जरूर है। दुख है, आप परेशानी भी मान के चल सकते हैं, परेशानी है। आप घर से बेघर को कह लीजिए, बेघर होना, आजकल तो बेघर होना भी चाहते हैं कुछ लोग, जैसे कि घर से मतलब इस देश को छोड़ करके विदेश में सेटल हो जाता है, तो उसको भी उसी हाउस के रूप में हम लेते हैं। रोग है, कोई नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े। कर्ज है, ऋण, ऋण कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन ऋण अब लेना भी चाहता है। लोन लेकर के लोग अपना स्टेटस बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। तो इसको कुछ चीजें, तो जब हम नहीं चाहते कि कर्ज हो जाए हमारे ऊपर, वो अनिच्छा वाली है। और जब हम चाहते कि लोन हो जाए, तो 11th हाउस होगा तभी जाकर के आपका लोन होगा। डेथ, एक्सीडेंट हम नहीं चाहते करने, लॉस है प्रोफेशन में या किसी को पैसा दिया उसमें, तो वो हम कभी भी नहीं चाहते। उसमें 11th हाउस की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें 11th हाउस आता है तो वो उन दुखों से आपको मुक्ति दिलाता है। ठीक है,
और बाकी चीजें जो हमें चाहिए वो 11th हाउस उसमें आती है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे कि विवाह के लिए प्रमुख रूप से हमारे पास में भाव क्या क्या हो गए। तो हम मुख्य रूप से विवाह के भाव रखेंगे 7 और सहायक भाव के रूप में 5, 2 और 11 लेकर के चलेंगे। ठीक है। कुछ विद्वानों का कथन है कि सेकंड हाउस शुड नॉट बी टेकन इन मैरिज। मैरिज में उसको वो सहायक नहीं मानते। वजह क्या है, वो कहते हैं दिस सेकंड हाउस इज द हाउस ऑफ एट। अगर आप यहां से काउंट करेंगे, सॉरी यहां से काउंट करेंगे, ये आपके लिए स्पाउस का हाउस है। तो इस स्पाउस के हाउस से कैलकुलेट करेंगे तो ये बनता है 8th पोजीशन एंड 8th इज नोन एज डेथ। तो ये कहता है कि पार्टनर के लिए डेथ का घर है, उसके लॉन्गेविटी के लिए खतरा है, इसलिए सेकंड हाउस को नहीं लेना चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति साहब और अनेक विद्वानों ने सेकंड हाउस को लिया है। सेकंड हाउस को फैमिली हाउस कहा गया है, तो ये किसी के लिए कुछ भी हो, 8th हाउस डेथ का हो, डेंजर का हो, एक्सीडेंट का हो, बावजूद इसके वो फैमिली का हाउस है, इसलिए उस हाउस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो लेकर के ही चलना है हमें। तो ये विवाह के लिए हमारे पास में ये कुछ भाव हो गए। इन्हीं भावों का विचार करना है विवाह में। ठीक है। अब ये हम 7th, 5th, 2nd एंड 11th इसका विचार कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम जब हम खेती करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेटर्स निकाले जाते हैं, कारक निकाले जाते हैं। कारक निकालना मैंने बताया था शुरू में कि किस तरह से कारक कैलकुलेट किए जाते हैं। फिर मैं बता देता हूँ कि किस तरह से निकालते हैं कारक। अगर आता है आप लोगों को कारक तो छोड़ देता हूँ मैं। बोलिए। हेलो। कारक के बारे में मैं पूछ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। कारक कैसे निकालेंगे वो सब चीजें मैं इन्हीं भावों का कारक निकाल करके दिखाऊं। कारक तत्व, इसको आप कह सकते हैं सिग्निफिकेटर्स। सिग्निफिकेटर तो दो तरह के सिग्निफिकेटर होते हैं, ग्रह का कारक तत्व और दूसरा होता है भाव का कारक तत्व। तो ग्रह का कारक तत्व कहाँ देखना चाहिए और भाव का कारक तत्व कहाँ देखना चाहिए। जब किसी इवेंट को फाइंड आउट करना हो, इवेंट फाइंड आउट करना हो, तो आप भाव के कारक तत्व को निकालेंगे और ये क्या दे सकता है ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में, तब हम ग्रह के कारक तत्व को देखते हैं। तो बेस्ट ये होता है कि सबसे पहले केपी में हम चार्ट वगैरह बना करके सिग्निफिकेटर्स निकालें, तो बड़ी आसानी से टेबल बना ली जाती है। हम लोग भाव के निकालते हैं। सबसे पहले 7th का, 7th के निकालिए सिग्निफिकेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो थ्योरी ऊपर पढ़ी हमने वही वाली थ्योरी लगाएंगे, साइन स्टार प्लेसमेंट डोनर से। ठीक है। तो सबसे पहला रूल के अकॉर्डिंग एक सिग्निफिकेट, तो पहले ये चार्ट बना लेते हैं, एक डमी चार्ट, कोई भी डमी या फिर वास्तविक रूप में बना लेते हैं। एक चार्ट ये है हमारे पास में, इस चार्ट को नोट कर लेते हैं। मैं कट करके ले चलता हूँ इसको। आ गया। और उसके बाद में और भी जरूरत पड़ेगी, भाव की जरूरत पड़ेगी।
इसकी मदद से हम लोग बना सकते हैं टेबल को। 7th हाउस, तो सबसे पहले ये देखना है कि 7th हाउस इज ऑक्युपाइड बाय विच प्लैनेट। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है? यहाँ आप देख रहे हैं कि कोई भी ग्रह नहीं बैठा है। तो एक टेबल अगर हम बनाएंगे कॉलम करके तो उसको हाइफन मार देते हैं, यहाँ है नहीं तो नहीं भी मार सकते हाइफन, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए कि उसका स्वामी कौन है। आप देखते हैं 7th हाउस राइजेस इन जेमिनाई। तो जेमिनाई इज रूल्ड बाय मरकरी, हेंस मरकरी बिकम्स द सिग्निफिकेटर फॉर 7th हाउस। आगे चलेंगे मरकरी के बाद में, मरकरी के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है क्या? अगर मरकरी के नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा हुआ है वो भी सप्तम भाव के रिजल्ट देने में सक्षम है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर है स्टार लिखा हुआ है, ये यहाँ पर अगर मरकरी किसी का भी बना हुआ हो तो हम जान सकते हैं कि वो नक्षत्र स्वामी बना है किसी का। देखते हैं ये कोई भी ग्रह नहीं है, मतलब मरकरी के 3 ग्रह आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती 3 नक्षत्र होते हैं और ये तीनों में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। सो मरकरी इज द सोल सिग्निफिकेटर ऑफ इट्स हाउस। तो ये खुद ही रिजल्ट देगा अपने घर का। हो गया, सप्तम भाव का बन गया। अब 7th हाउस के अलावा 2nd हाउस का देखिए। सप्तम भाव के बाद में 2nd हाउस का कौन है? 2nd हाउस वैसा ही सप्तम के जैसा ही है, नो वन इज प्लेस्ड देयर, तो ठीक है छोड़ दीजिए। विच इज द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस? तो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि आती है, मकर रूल्ड बाय सैटर्न, तो लिख दीजिए सैटर्न। नाउ सी, इज एनी प्लैनेट पोजिटेड इन द स्टार ऑफ सैटर्न? क्या सैटर्न के स्टार में कोई ग्रह है? तो यहां से देख लेंगे, स्टार लॉर्ड की टेबल बनी हुई है कि यहाँ पर सैटर्न का नाम कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है, यानी कि सैटर्न के स्टार जो है, नक्षत्र जो है, उसमें कोई बैठा हुआ नहीं है। तो सैटर्न अकेला ही 2nd का रिजल्ट देने वाला प्लैनेट बन गया, और कोई नहीं है। चलिए, तो 2 देख लिए हमने। तीसरा है हमारे पास में वो 5th हाउस। 5th हाउस, any planet there? No. Who is the lord of 5th house? एरीज साइन है 5th में, इसलिए मार्स इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस। इज एनी प्लैनेट इन मार्स स्टार? मार्स किसी का बनता है क्या नक्षत्र स्वामी? तो यही से देख लेंगे हम लोग, जुपिटर, केतु, राहु, मून। यस, ये आया आपका मार्स, यहां लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि केतु मिथुन राशि के अंदर बैठा हुआ है, किसके नक्षत्र में? मंगल के नक्षत्र में। तो लिख लीजिए, केतु विल आल्सो ऑफर द रिजल्ट ऑफ 5th हाउस, और वो मार्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर बनता है। मार्स तो लॉर्ड है इसलिए वो सिग्निफिकेटर बना है, बट केतु इज इन द स्टार ऑफ मार्स, तो समझिए कि मार्स ने अपने पास असिस्टेंट रखे हुए, केतु असिस्टेंट है, तो मार्स जितना करेगा उससे ज्यादा केतु को करना है 5th हाउस का रिजल्ट। अब आगे चलते हैं 11th हाउस। 11th हाउस हियर, इज एनी प्लैनेट पोजिटेड? यस। कौन बैठा हुआ है वहां पर? सन इज प्लेस्ड हियर, तो सन रिजल्ट करेगा 11th का। अब सन किसी का स्टार लॉर्ड बन गया हो, नक्षत्र स्वामी बन गया हो, तो वो प्लैनेट भी सूर्य का फल देने वाला होगा, और जब वो सूर्य का फल देगा तो सूर्य 11वें में बैठा हुआ है, जरूर वो स्वामी बनता है 9वें भाव का, परंतु 11वें में बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ ज्यादा फल करेगा, तो 11वें का फल करेगा वो प्लैनेट जो सन के स्टार में होगा। देखते हैं इस टेबल से, कोई भी ग्रह सूर्य के नक्षत्र में नहीं गया, ठीक है, नहीं गया तो छोड़ देंगे खाली, सूर्य के नक्षत्र में। अब देखेंगे
उसका स्वामी कौन है, उस भाव का स्वामी। वो भाव लिब्रा में राइज करता है तुला राशि में, तो तुला का स्वामी शुक्र बनता है, शुक्र लिख लेंगे। और शुक्र के नक्षत्र में अगर कोई बैठा होगा तो वो भी शुक्र का फल करने वाला होगा। यहीं से हम लोग देख लेंगे, इज एनी प्लैनेट, यस वीनस, वीनस इज इन ओन स्टार। शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है धनु राशि, तो जब धनु राशि में बैठ गया अपने ही नक्षत्र में यहाँ पर, तो यहाँ का भी फल करेगा, यहाँ का भी करेगा और यहाँ का करेगा। ठीक है, चलिए, तो शुक्र का शुक्रिय है तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन केपी में क्या करते हैं कि अगर कोई प्लैनेट 2 बार आ गया, नाम लिखा गया उसका, तो ऐसा कर देते हैं कि उसके ऊपर में एक प्लस डाल देते हैं। ठीक है, प्लस मीन्स इट केम ट्वाइस, यानी कि स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्गर हो गया, और इसी तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक, हमने लिख दिया। तो हमारे पास में 4 भाव जो विवाह के लिए आवश्यक है उसमें लिख लिए गए। अब इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से प्रेडिक्शन किया जा सकता है। हाँ, सबसे पहले ये देखना है कि क्या विवाह लिखा है भाग्य में, इज मैरिज प्रॉमिस्ड फॉर दिस नेटिव। अगर नहीं लिखा है तो फिर नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब भाग्य में लिखा हुआ। प्रॉमिस कहां से देखते हैं, केपी में सबलॉर्ड ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो पहले सबलॉर्ड को लिखिए, सबलॉर्ड, टू इज 7th सबलॉर्ड, सप्तम भाव है तो सप्तम पे सबलॉर्ड से देखेंगे। 7th सबलॉर्ड यहां से देखिए, यहां है भाव चार्ट, 7th सबलॉर्ड इज वीनस, वीनस है तो आप लिखिए वीनस। और वीनस किसके नक्षत्र में है, हम लोगों ने देखा है वीनस खुद अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ था। आपने देखा है कि वीनस 11th का सिग्निफिकेटर बन रहा था, लिखते हैं 11th। ठीक है, और उसके बाद में तब देखा जाता है उसका सबलॉर्ड, तो 7th सबलॉर्ड वीनस है। ये वीनस का नक्षत्र स्वामी था, नक्षत्र था, और ये सब है, सबलॉर्ड राहु है। राहु की प्लेसमेंट क्या है वो नोट कर सकते हैं हम, राहु इज इन 12। ठीक है, चूंकि 7वें भाव का संबंध 11वें भाव से बना है, इसलिए ये मैरिज प्रॉमिस करता है। तो आप कहेंगे यस मैरिज प्रॉमिस्ड, मैरिज है, होगी शादी। ठीक है, अब ये यहाँ पर राहु आया है 12वां, 12वां कभी भी अच्छा नहीं माना गया है। ठीक है, लेकिन राहु थोड़ा सा विचित्र प्रकृति का हो जाता है। कैसे हो जाता है विचित्र प्रकृति का, राहु एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ इट्स साइन लॉर्ड एज वेल एज इट्स नक्षत्र। तो राहु को देखिएगा कि किसके राशि में है, गुरु की राशि में है, और केतु के किसमें है, नक्षत्र में। तो गुरु और केतु दोनों के भी भावों को आपको लेकर के चलना पड़ेगा। तो मान के चलेंगे एक बार हम कि राहु एज राहु, तो राहु एज राहु तो हमने देख ही लिया कि क्या है, राहु 12वां भाव आ गया, लिख दिए। अब राहु के जगह रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं एक बार गुरु। तो जब गुरु लिखिएगा तो गुरु का देखिए कि कहां पर है, गुरु लग्न में बैठा, लग्न का स्वामी और चौथे का भी स्वामी है, तो आप लिख सकते हैं 1 4, और वैसे ही यहाँ 1 पर प्लस मार सकते हैं। ठीक है, आगे केतु है, तो केतु को देखिए, केतु, केतु इज इन, राहु 12वें में था तो केतु 6थे। ठीक है, तो ये 12वां भी सही नहीं होता है विवाह के लिए, ये भी सही नहीं होता, ये भी सही नहीं होता, ये भी सही नहीं होता, कोई भी सही नहीं है। कोई भी सही नहीं होने का मतलब कि प्रॉमिस को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा, वीक कर रहा है, कमजोर कर रहा है।
लेकिन जैसे राहु को हमने राहु एंड राहु एज इट्स साइन लॉर्ड स्टार लॉर्ड लिखा है, तो सौभाग्य से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए केतु रिपीट हो गया। केतु भी राहु के जैसा ही बिहेव करता है, मतलब वो भी अपने साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड के जैसा होता है। केतु इज इन जेमिनी, सो मर्करी इज साइन लॉर्ड एंड मार्स इज स्टार लॉर्ड। तो मरकरी और मार्स दोनों का इसमें गुण आ जाता है। लिख लीजिए मरकरी और मार्स। अब मरकरी के देखिए कहाँ कहाँ पर है स्वामित्व और कहाँ बैठा हुआ है। मरकरी दशम भाव में है और सप्तम का स्वामी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 7 और 10। मार्स को देखेंगे, मार्स इज in 4th house and lord of 5th and 12th, तो लिखेंगे 4, 5 and 12, 4, 5 and 12। तो यहाँ जो हमने 12 लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे हाउस 7, 10, 4, 5, 12। तब सप्तम भाव का संबंध यदि सप्तम भाव से बने या उसके सहायक भावों से बने, मतलब मैरिज के लिए जो इसेंशियल है 2nd, 7th, 5th, 11th, तो मैरिज होती है। और बाकी जो नॉन इम्प्रूविंग हाउसेस है जैसे कि 1 है, मैरिज के लिए 1 सही नहीं माना गया है क्योंकि 2nd का अपोजिट व्यय हो जाता है। उसी प्रकार से 4था भी मैरिज के लिए सही नहीं होगा क्योंकि वो 5th का व्यय भाव हो गया है। 6 व्यय भाव हो जाता है सप्तम का, ठीक है। और 12वां तो पूरे ही हॉरोस्कोप का व्यय भाव है। इसलिए कौन कौन से घर सही नहीं माने गए विवाह में? प्रेजेंस ऑफ 1, 4, 6 एंड 12, ये भाव विवाह न होने के, और विवाह होने के भाव 2, 5, 7 और 11, और बाकी हाउस न्यूट्रल है, यानी उसकी प्रेजेंस बहुत मायने नहीं रखती, जैसे कि 3 है, 5 तो था ही, 8 भी बहुत मायने नहीं रखती, ये नुकसान ही करता है। यहाँ 8 नुकसान नहीं करता है। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देखा मैरिज इज प्रोमिस्ड बिकॉज ऑफ कनेक्शन ऑफ 7th सब लॉर्ड विद 11th एज वेल एज 7th। देखिए यहाँ पर 7th आ गया हमारा, अगर ये नहीं आया होता तो मैरिज नहीं हो सकती थी। तो एक हमने प्रॉमिस निकाल लिया कि हो गई। अब उसके बाद में हम क्या डेज हो सकती है। तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या है, 2-3 टूल है। क्या क्या टूल है? सबसे पहले है हमारे पास में वंशोत्तरी दशा सिस्टम, उसका यूज करेंगे। फिर है हमारे पास में ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स और उसके रेशन है, और भी जो टूल हो सके हैं उनका इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे। तो चूंकि ये आपका क्लास 7-10 तक ही था, थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक दूसरी क्लास शुरू होने वाली है, तो मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूँ। इसको हम लोग अगले क्लास में फिनिश करेंगे कि मैरिज कब होगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, फिर मिलते हैं।